नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर्स साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 2 की यूनिट 7, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स। साथियों, अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग जो कि बिजनेस की लैंग्वेज है, किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन अगर समझनी हो तो उसके फाइनेंशियल डेटा जो हम देखते हैं, बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, ट्रेडिंग अकाउंट हो, तो इन सभी को प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना होता है। और वो एक स्टैंडर्ड्स हैं जो सभी फॉलो करते हैं, जो सारी जो एंटिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है किसी एक कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, कोई दूसरा है वो, या दूसरे जो अकाउंटेंट्स हैं वो कोई दूसरे प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं। सभी कुछ जो बेसिक गाइडलाइंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब लोग सिमिलर फॉलो करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये प्रोसीजर्स क्या हैं, इनको हम इस वीडियो में समझेंगे। साथियों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? दीज आर फंडामेंटल आइडियाज़ और द बेसिक एजम्पशंस अंडरलाइंग द theory and practice of financial accounting and form the broad working rules for all accounting activities developed and accepted by accounting profession। तो अकाउंट फंडामेंटल आइडियाज़ हैं, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं वो एक कुछ फंडामेंटल आइडियाज़ हैं या बेसिक अजम्पशंस हैं अंडरलाइंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो क्या करते हैं, एक ब्रॉड वर्किंग रूल फॉलो बनाते हैं, जिसको सभी जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, जो भी सीएज हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वो इन प्रिंसिपल्स को, इन बेसिक एजम्पशंस को, इन थ्योरीज़ को फॉलो करते हैं या इनको मानते हैं, इनको सही मानते हैं, इनको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, ऐसे जो बेसिक एजम्पशंस हैं। अब इनको हम तरह से पढ़ सकते हैं, दो पार्ट में या दो स्टेजेस में इनको पढ़ा जाता है। एक तो है रिकॉर्डिंग स्टेज, जब किसी अकाउंटिंग में जब ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजैक्शंस, उस समय जो होते हैं कॉन्सेप्ट वो कौन से यूज़ किए जाते हैं। और जो रिपोर्टिंग स्टेज होती है, जब फाइनली कोई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो पब्लिश की जाती हैं, वो दी जाती हैं, रिपोर्ट की जाती हैं, तब कौन कौन से स्टैंडर्ड्स कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो वो है, जैसे कि रिकॉर्डिंग स्टेज में हम फॉलो करते हैं कॉस्ट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कॉन्सेप्ट। तो इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं। और रिपोर्टिंग स्टेज पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो इन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को दोनों स्टेजेस में, रिकॉर्डिंग स्टेज में कुछ फॉलो करते हैं, कुछ को हम रिपोर्टिंग स्टेज में फॉलो करते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग ऑफन कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। बिजनेस को समझने के लिए जिस भाषा की ज़रूरत है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, हेल्थ क्या है, उसके बारे में जानने के लिए हमें अकाउंटेंसी की ज़रूरत होती है। इन ऑर्डर टू मेक दिस लैंग्वेज intelligible and commonly understood by all, it is necessary that it is based on certain uniform, scientifically laid down standards. These standards are termed as accounting principles। तो अकाउंटिंग जो कि एक लैंग्वेज है बिज़नेस की, जिसकी मदद से हम बिज़नेस की हेल्थ के बारे में, बिज़नेस की पोजीशन के बारे में, उसमें क्या चल रहा है, ये सब हम समझते हैं। तो इसको जो है हम और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इसमें ये ज़रूरी है कि ये बिज़नेस लैंग्वेज जो है, अकाउंटेंसी जो बिज़नेस लैंग्वेज है, इसमें क्या होना चाहिए, ये इंटेलिजिबल हो, कॉमनली अंडरस्टैंड बाय ऑल हो, यानी कि कुछ साइंटिफिकली इसमें हम यूनिफॉर्मिटी हो इसमें, और सारे लोग इसको समझ सकें, इस तरह की हो, सब लोग इसको अपने से रिलेट कर पाएँ, कॉमन हो सबके लिए, ऐसा नहीं है अलग अलग हो। और क्या है, कुछ यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स हों, साइंटिफिकली डिराइव्ड प्रिंसिपल्स जो हैं, स्टैंडर्ड्स जो हैं, उन पे ऊपर ये बेस्ड हो। तो यही जो स्टैंडर्ड हैं, जो साइंटिफिकली लेड डाउन स्टैंडर्ड हैं, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हैं, इनको ही हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। अब कुछ अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने पहले अलग अलग हमने देखे थे दोनों स्टेजेस में, एक रिपोर्टिंग स्टेज में है, कुछ
जो रिकॉर्डिंग स्टेज में है। तो इन्हीं के हम एक एक करके उनके जो सब पार्ट्स थे, कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे अब। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस। हर एक जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है, आप ये समझ लो जो भी एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो किसी प्राइस के फॉर्म में दिए जाते हैं। जो फाइनेंशियल अकाउंटेंसी जो है, जो फाइनेंशियल पेपर हैं, उनमें मनी होता कुछ एक सम, एक उस अमाउंट जो होता है उसके रूप में उनको शो किया जाता है। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो किस पे रिकॉर्ड होने चाहिए? रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे हमें इन्हें रिकॉर्ड करना है, उन सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। अब एग्जांपल है कि कोई मशीनरी है, परचेज़ की गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो सप्लायर ने जिस प्राइस में उसको अ, भेजा है, जो कॉस्ट पड़ी है उस बिजनेस एंटिटी को उस मशीन को लगाने की, उस कॉस्ट को ही हम रिकॉर्ड करेंगे। मार्केट प्राइस पे हम ध्यान नहीं देंगे। जो कॉस्ट प्राइस है या फिर इंस्टॉलेशन में अगर जो एक्सपेंसेस आए हैं, तो उनको टोटल मिला के जो टोटल जो कॉस्ट होगी उसको हम अपने जो बिज़नेस जो रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन, वो उस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके एप्लीकेशन क्या है कि फिक्स्ड एसेट जो भी हैं वो केप्ट किए जाते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज एंड नॉट देयर मार्केट वैल्यू। तो जो फिक्स्ड एसेट हैं वो मार्केट वैल्यू पर ना लिए लेकर उनको हम कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड विद द प्रेजेंट वैल्यू एंड नॉट द फ्यूचर वैल्यू। तो हर एक ट्रांजेक्शन वैल्यू जो है वो आज की वैल्यू, आज की जो कॉस्ट उसकी पड़ी है, वो उसके ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। फ्यूचरिस्टिक हम अप्रोच नहीं लेंगे, फ्यूचर की वैल्यू नहीं लेंगे। और अनरियलिस्टिक गेन्स जो है उनको इग्नोर किया जाएगा। एन आइटम दैट हैज़ नो कॉस्ट इज़ नॉट टेकन इन बुक्स। और कोई भी ऐसा आइटम जिसकी कॉस्ट नहीं है उसको हम बुक्स में नहीं लेंगे। अब दूसरा आता है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजेक्शन दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो है अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको हम मनी की टर्म्स में ही रिकॉर्ड करेंगे। हम किसी और टर्म्स में, जैसे मान लीजिए स्टॉक भी है, तो स्टॉक को जो हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो मनी के टर्म्स में करेंगे, क्विंटल या किलो के हिसाब से नहीं करेंगे। ऐसे ही कोई और नंबर ऑफ पैकेट्स के फॉर्म में नहीं करेंगे। तो हर एक जो ट्रांजेक्शन होगी वो मनी के फॉर्म में ही रिकॉर्ड होगी बुक्स में। ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर कन्वर्टेड इनटू अ कॉमन फॉर्म which is money. Example, quarterly production, sales, wages, all are converted in terms of money. तो इसका साथियों रीज़न भी है कि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेटेड होते हैं सभी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसके इक्विवेलेंट जो मनी की, जो मनी होगा उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं और उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन ये होता है कि हेल्थ ऑफ अ प्रोप्राइटर और मैनेजर इज़ नॉट टेकन इन बुक्स ऑल्दो इट मे हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल बिजनेस। तो इसमें यह है कि कुछ चीज़ें इग्नोर की जाती हैं, जैसे कि प्रोप्राइटर या जो प्रमोटर है, जो मेन पर्सन है बिहाइंड द बिजनेस, उसकी कंडीशन क्या, उसकी अगर हेल्थ डिटोरिएट की जाती है, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि उसको हम इसमें नहीं लेंगे। केवल जो है मनी में जो चीज़ें कन्वर्ट की जा सकती हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। वी डू नॉट इंक्लूड एनी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। कोई इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन किसी एसेट की वैल्यू में हुआ है उसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तीसरा आता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई प्रोप्राइटर या प्रमोटर जो है वो अलग पर्सन है और जो बिजनेस है वो अलग एंटिटी है, वो अलग पर्सन है। The concept separate the entity of proprietor from the business transactions. The capital contributed by the owner is a liability for the business because business which is an artificial person is different from the owner. तो बिजनेस को क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन मानो या फिर डिफरेंट एंटिटी माना जाएगा अपने प्रोपराइटर से। और जो भी उसने पैसा उस बिज़नेस में लगाया है वो बिज़नेस के लिए, बिज़नेस एंटिटी जो है वो फर्म है, उसके लिए वो पैसा क्या है, लायबिलिटी है। वो एक तरह से लायबिलिटी है, वो एसेट नहीं है बिज़नेस का, क्योंकि बिज़नेस अलग है,
इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस एंटिटी अलग है और उसका प्रमोटर या उसका जो प्रोप्राइटर जो है वो अलग है। अब एप्लीकेशन इसमें ये है इसके, एनी मनी विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड सेपरेटली एज ड्राइंग। तो कोई भी जो मनी फर्म में से अगर कोई पैसा निकालता है प्रोप्राइटर तो उसको सेपरेटली अलग से उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको ड्राइंग की तरह ट्रीट किया जाता है। और प्रॉफिट जो भी होगा वो लायबिलिटी होगा, वाइल लॉस इज एन एसेट। हमेशा जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट जो आता है वो लायबिलिटी साइड में आता है और लॉस जो है वो एसेट साइड में आता है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो क्या है, प्रॉफिट किसी भी बिजनेस एंटिटी का वो लायबिलिटी है किसकी तरफ, बिजनेस की लायबिलिटी है। बिजनेस को वो पैसा किसको देना है, वो शेयर होल्डर्स को जाना है, वो प्रमोटर को या प्रोप्राइटर जो उसका ओनर है जिसकी इक्विटी लगी हुई है उसके पास वो पैसा जाना है, इसलिए वो फर्म के लिए लायबिलिटी है। नेक्स्ट आता है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट टेल्स अस व्हेन इज द रेवेन्यू ट्रीटेड एज रियलाइज्ड और अर्नड। इट इज ट्रीटेड और रियलाइज्ड एज और अर्नड ऑन द डेट when the property in the goods passes to the buyer and he becomes legally liable to pay। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है साथियों, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है जब भी गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएं बायर को, किसी भी जो रेवेन्यू है उसको हम रियलाइज्ड मान लेंगे या अर्न उनको मान लेंगे, जबकि जब भी किस डेट से, जिस डेट में गुड्स जो हैं वो पास हो जाएं बायर को, सेलर के द्वारा बायर को पास हो जाएं गुड्स, तो फिर वो लीगली जो है लायबल टू पे हो जाएगा और उसी को हम रियलाइजेशन उसी डेट को मान लेंगे। एप्लीकेशन ये है इसका, नो फ्यूचर इनकम इज कंसीडर्ड, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल will not be included in sales but taken at the cost only. The rule of revenue recognition determines that the earning process should be either complete or near completion. तो ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हो गया साथियों। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंट्स में क्या होता है, इन अकाउंट्स द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट बिजनेस मस्ट रिकॉर्ड एंड अकाउंट फॉर मोस्ट asset and liabilities at their purchase or acquisition price. In other words, business have to record an asset on their balance sheet for the amount paid for the asset. तो historical record concept ये कहता है जिस प्राइस पे कोई asset परचेज या एक्वायर किया गया है उसी प्राइस पे उसको रिकॉर्ड, यानी कि कॉस्ट जो आई है बिजनेस के लिए उस प्राइस पे उसको रिकॉर्ड बैलेंस शीट में करना है। नेक्स्ट है साथियों गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इंडिकेट्स दैट द बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न एंड द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंगली। इफ एन एक्सपेंस इज इनकर्ड and its utility is consumed during the year, then it is treated as expense, otherwise it is recorded as an asset. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब है यानी कि चीज़ें जो हैं वो कैरी ओवर हो सकती हैं, यानी कि एक बिज़नेस को माना गया है कि ये गोइंग कंसर्न है जो चलती हुई है, ऐसा नहीं है कोई भी। इसका एग्जांपल एक ये है कि अगर कोई एक्सपेंस है, एक्सपेंस इज इनकर्ड एज इट्स यूटिलिटी इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई यूटिलिटी कंज्यूम की गई है उस पर एक्सपेंस हुआ है देन इट इज़ ट्रीटेड एज एक्सपेंस, तो उसको हम एक्सपेंस मानेंगे, अदरवाइज इट इज़ रिकॉर्डेड एज एन एसेट, अदरवाइज उसको हम, और उस ईयर में कंज्यूम नहीं हुआ है तो हम उसको एसेट मानेंगे। एप्लीकेशन इसका क्या होगा, द फिक्स्ड एसेट आर वैल्यूड एट कॉस्ट एंड नॉट एट मार्केट प्राइस। तो फिक्स्ड एसेट जो है उनको कॉस्ट प्राइस पे बुक किया जाता है, यानी कि वैल्यू किया जाएगा। करंट एसेट आर वैल्यूड एट कॉस्ट और द मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लेस। और करंट एसेट जो है यानी कि जो साल भर के अंदर, एक साल जनरली जो एक बहुत कम समय में जो लिक्विडेट हो सकते हैं फर्म के ऐसे एसेट्स, तो उनको जो है वो मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम हो उस पर वैल्यू किया जाता है। डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट, बैलेंसेज ऑफ 1 year आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो गोइंग एंड कंसर्न
जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब यही है साथियों कि बैलेंसेस जो हैं एक साल के वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर के। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर यही है, यानी कि गोइंग कंसर्न है, आगे भी चलती रहेगी बिजनेस, ऐसा माना जाता है। रिजर्व्स एंड प्रोविजंस आर क्रिएटेड फॉर एनी फ्यूचर लाइबिलिटी। फ्यूचर में जो भी लाइबिलिटीज़ अगर कोई आने वाली हैं तो उसके लिए रिजर्व या प्रोविज़न किए जाते हैं। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है साथियों? दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स दैट वी हैव टू मैच द इनकम ऑफ अ सर्टेन पीरियड विद एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड ओनली। The term matching refers to the close relationship that exists between the certain expired cost and revenues realized as a result of incurring those costs. The justification of the matching concept arise from accounting period concept. तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब साथियों ये हो गया कि जब भी हम जो लॉस एक्सपेंसेस हैं और इनकम है उसको जब हम मैच करेंगे तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड की ही मैच करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक्सपेंस के लिए अलग टाइम पीरियड है और इनकम के लिए अलग टाइम पीरियड है और उनको हम मैच करने बैठें। और इसका जो जस्टिफिकेशन है वो कहाँ से? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से लिया हुआ है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यही है कि दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। एप्लीकेशन ये है इसका कि ऑल एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर मेड इन द फाइनल अकाउंट्स। तो जो भी एडजस्टमेंट है जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उनके रिगार्डिंग जो है एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो भी होने हैं उनके लिए फाइनल अकाउंट में जगह दी जाएगी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट अराइज ड्यू टू दिस। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यानी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने वाला है बाद में, वो कॉन्सेप्ट जो है वो इसी से आता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट से ही। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग पीरियड इज द स्पैन ऑफ टाइम कवर्ड बाय अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस पीरियड डिफाइंस द टाइम रेंज over which business transactions are accumulated into financial statement and is needed by investors so that they can compare the result of successive time period। तो अकाउंट पीरियड कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, सिंपल है कि एक स्पैन ऑफ टाइम कि किस समय की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, नॉर्मली जो है वो फाइनेंशियल ईयर यानी कि एक साल का टाइम पीरियड लेते हैं, वो एक अकाउंटिंग पीरियड लिया जाएगा। या क्वार्टरली अगर कोई स्टेटमेंट्स हैं तो उस पर्टिकुलर क्वार्टर का टाइम पीरियड, 3 महीने का टाइम पीरियड, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को लेना, एक फिक्स टाइम पीरियड को, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो और भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ये कंपेयर कर सकें कि अभी के इस टाइम पीरियड के कंपैरिजन में लास्ट जो इससे पहले वाले जो प्रीवियस टाइम इंटरवल्स थे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस क्वार्टर थे, उनके जो रिजल्ट्स थे, फाइनेंशियल पोजीशन थी, और आज की डेट में जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें क्या डिफरेंस आया है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है। काफ़ी ज़रूरी है कि अकाउंटिंग पीरियड फिक्स हो, डिटरमाइंड हो कि कितना होना है, कितना है लास्ट ईयर, हर बार वो एक जैसा रहे। अब मेन कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कन्वेंशंस क्या हैं साथियों? अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर। एंट्रीज आर मेड इन सच अ वे दैट they provide honestly all information relating to the activity of the business. The record should not conceal anything from outsider. Secret reserve should not be maintained as per this convention. तो अकाउंटिंग के कुछ कन्वेंशंस हैं कि जिनको मानना चाहिए, या इथिक्स हैं, कुछ एक रूल्स हैं। रूल्स क्या, स्टैंडर्ड्स हैं कि जो जिनको फॉलो करना है। पूरी तरह से डिस्क्लोज़र होना चाहिए फाइनेंशियल पेपर में, कुछ भी छुपाना नहीं है। जो भी एंट्री बनाई जाएंगी वो इस तरह से बनाई जाए कि पूरी तरह से वो ऑनेस्ट हो। ऑनेस्टली सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाए, जो एक्टिविटीज़ जो हैं बिज़नेस की वो सभी उसमें रिकॉर्ड होनी चाहिए। कोई भी रिकॉर्ड जो है वो कंसील ना किए जाएं आउटसाइडर्स से। तो ये है अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोज़र। अब कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी का मतलब ये हो गया, ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड विच इज़ मटेरियली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द आइटम इन्वॉल्व एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ इंडिविजुअल केसेस ऑफ बिजनेस, इंडिविजुअल केस ऑफ बिजनेस। तो जैसे कि नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, मटेरियली कन्वेंशन ऑफ मटेरियल मटेरियलिटी है। जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, मस्ट बी रिकॉर्डेड। जिस भी आइटम की वैल्यू हम मनी टर्म्स में निकाल सकते हैं, वो सभी चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व जो है वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करना है अकाउंटेंट्स को।
नेक्स्ट आता है कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑल पॉसिबल लॉसेज मस्ट बी टेकन इनटू consideration while all the anticipated profit should be ignored. This is called principle of prudence. तो ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है साथियों यानी कि कंजर्वेटिव रहना है अकाउंटेंट को जब भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। जो भी पॉसिबल लॉसेस हैं जो फ्यूचर में हो सकते हैं उनको तो रिकॉर्ड करना है, उनके लिए प्रोविज़न लेना है, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, उनको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट अगर ऐसे हैं जो फ्यूचर में हो सकते हैं उनको अभी इग्नोर किया जाएगा। प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं करेंगे फ्यूचर के, लेकिन फ्यूचर के लॉसेस को कंसीडर करेंगे, यानी कि कंजर्वेटिव होके चलेंगे, कंजर्वेटिव अप्रोच रहेगी। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस भी इसको कहते हैं। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी का कन्वेंशन क्या है? इफ़ अ मेथड इज सेलेक्टेड फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस इट मस्ट बी रेगुलरली फॉलोड इन द फ्यूचर ऑल्सो। वेन एवर इट इज़ नेसेसरी टू चेंज द इम्पैक्ट ऑफ सच चेंज मस्ट बी गिवन सेपरेटली। तो अगर एक पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग जो मेथड है वो सेलेक्ट कर लिया गया है अकाउंटिंग पर्पस के लिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के पर्पस के लिए, तो फ्यूचर में भी उसी मेथड को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है एक अकाउंटिंग पीरियड में कुछ चीज़ें अलग हैं, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में चीज़ें अलग हैं, आप तरीका अपना चेंज कर लें, तो इस तरह का जो कन्फ्यूज़न ना हो ताकि। और अगर ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो फ्यूचर में, अगर कुछ सालों बाद, अगर कुछ पीरियड्स के बाद अगर उसको चेंज करने की ज़रूरत आ भी जाए तो फिर उस चेंज की वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको अलग से सेपरेटली जो है उस इम्पैक्ट को देना ज़रूरी है। अब गोइंग कंसर्न एंटिटी को थोड़ा सा समझते हैं साथियों। द गोइंग कंसर्न concept of accounting implies that the business entity will continue its operation in the future and will not liquidate or be forced to discontinue operation due to any reason. तो इसका मतलब साथियों यही है कि कोई भी फर्म है, कोई कंपनी है, कोई बिजनेस एंटिटी है, जब वो काम कर रही है तो जो गोइंग कंसर्न एंटिटी उसको माना जाएगा, यानी कि ये माना जाएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या अकाउंटिंग करते हुए कि वो एक गोइंग कंसर्न है और फ्यूचर में भी काम करती रहेगी। कोई भी ऐसा रीज़न अभी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यू अपने फंक्शन करेगी या लिक्विडेट होने को जा रही है। A company is a going concern if no evidence is available to believe that it will or will have to cease its operation in foreseeable future. तो अगर कोई ऐसा एविडेंस आज की तारीख में नहीं है, कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि ये माना जाए कि वो पर्टिकुलर कंपनी फ्यूचर में अपने बिजनेस वाइंड अप कर सकती है, तो फिर हम उसको गोइंग कंसर्न ही मानेंगे। अब नेक्स्ट है साथियों डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? अब इसका थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखें तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, आपने नाम सुने होंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। अब दोनों के थोड़े थोड़े कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम अब यूज़ नहीं होता है, अब डबल एंट्री सिस्टम ही यूज़ होता है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में जो है ट्रांजेक्शन्स एक जगह ही रिकॉर्ड होते थे, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, ये थोड़ा साइंटिफिक है। और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है, इसमें सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दो जगह रिकॉर्ड की जाती हैं। जितनी डेबिट एंट्री होगी उसके करस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं क्रेडिट एंट्री होगी। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है साथियों? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग मीन्स दैट फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अमाउंट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट। तो इसीलिए हम इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं कि ये कम से कम मिनिमम 2 अकाउंट में ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड होंगे, इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑल्सो रिक्वायर दैट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन द अमाउंट एंटर्ड एज डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट्स एंटर्ड एज क्रेडिट। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उन सभी में जो जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। यानी कि अगर किसी अकाउंट से डेबिट किया जा रहा है कोई पर्टिकुलर अमाउंट, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है क्रेडिट की एंट्री भी किसी दूसरे अकाउंट में ज़रूर होगी। यही डबल एंट्री सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जो प्रिंसिपल हैं डबल एंट्री सिस्टम के जो फॉलो किए जाते हैं, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन 2 पार्टीज मस्ट बी इंटरेस्टेड। तो जब 2 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, 2 जगह ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने हैं, तो ऑब्वियसली हर एक ट्रांजेक्शन के लिए 2 पार्टी भी होना ज़रूरी है।
अब दो पार्टीज़ होना ज़रूरी हैं, एक पार्टी जिसकी अकाउंट से डेबिट होंगे, एक पार्टी जिसके अकाउंट से क्रेडिट होंगे, मिनिमम दो पार्टी होनी चाहिए। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ टू आस्पेक्ट, वन of receiving the benefit and other of giving it. In simple words, double entry system means every debit has a corresponding credit. तो इस डबल एंट्री सिस्टम का मतलब वही है कि एवरी डेबिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, बोथ द आस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हर एक जो दोनों जो आस्पेक्ट हैं डेबिट का और क्रेडिट का, वो बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। द टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बाई द डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द अदर अकाउंट एट द सेम टाइम। तो इसका जो टू फोल्ड इफेक्ट है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, वो रिकॉर्ड किया जाता है एक अकाउंट में डेबिट करने के और दूसरे अकाउंट में क्रेडिट करने किया जाता है सेम टाइम में। इस तरह से ये काम करता है। तो डबल एंट्री सिस्टम साथियों वही है कि बेसिकली दो तीन चीज़ें आपको पता होनी है। एक तो ये है कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दो पार्टीज़ मिनिमम इसमें इन्वॉल्व होंगी, दो अकाउंट्स मिनिमम इन्वॉल्व होंगे। जितनी एंट्री जो है वो क्रेडिट में होगी, उसके करस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री कहीं ना कहीं दूसरे अकाउंट में होनी ज़रूरी है। और ये काफ़ी साइंटिफिक तरीका है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो पहले वाला था वो उतना ज़्यादा साइंटिफिक नहीं था। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या है साथियों? जैसे हमने पहले भी अभी थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस किया था। द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज एज सून एज पॉसिबल when there is uncertainty about the outcome, but to only recognize revenue and asset when they are assured of being achieved. तो कंजर्वेटिव का मतलब साथियों वही है कि हम जो अकाउंटिंग करनी है वो कंजर्वेटिव होकर करनी है। जब भी कोई ऐसा एक्सपेंस है या लायबिलिटी है जो फ्यूचर में होने की जिसके कुछ चांसेस हैं, तो उनको हम ज़रूर ही रिकॉर्ड करेंगे। और जबकि दूसरी तरफ उसको कोई भी ऐसे प्रॉफिट हैं जो फ्यूचर में हो सकते हैं या जिनमें अनसर्टेनिटी है अभी कि होंगे या नहीं होंगे, कुछ 50-50 चांसेस हैं, तो उनको हम अभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। यानी कि प्रॉफिट हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे या एसेट हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे, जो रेवेन्यू हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जो सेटल हो जाएंगे, जो 100% आ जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। फ्यूचर में कुछ डाउटफुल है कि आएंगे नहीं आएंगे, उन जो प्रॉफिट्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन लॉस की अगर चांसेस हैं उसके लिए प्रोविज़न या उसको हम कंसीडर करेंगे। Thus, when given a choice between several outcomes where the probability of occurrence are equally likely, you should recognize the transactions resulting in lower amount of profit or at least the deferral of a profit. तो जहाँ भी अगर प्रोबेबिलिटी है या 50-50 चांसेस, कुछ चांसेस हैं, तो वहाँ पर क्या है, जो लोअर साइड में हमें रहना है, कंजर्वेटिव होके चलना है और कम अमाउंट का प्रॉफिट बुक करना है, या फिर जो प्रॉफिट को डिफ़र भी कर सकते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म। दूसरी तरफ अगर दी जाती है, इफ़ ए चॉइस ऑफ आउटकम विद सिमिलर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस विल इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ एन एसेट, रिकॉग्नाइज द ट्रांजेक्शन रिजल्टिंग इन लोअर रिकॉर्डेड एसेट वैल्यू। यानी कि जो एसेट वैल्यू है उसको हम लोअर साइड में ही रिकॉग्नाइज करेंगे। अंडर कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल if there is uncertainty about incurring a loss, you should tend towards recording the loss. If there is uncertainty about रिकॉर्डिंग अ गेन, यू शुड नॉट रिकॉर्ड द गेन। तो वही बात है साथियों जो हमने अभी डिस्कस की थी कि अगर आप अनसर्टेन हैं लॉस के प्रति, यानी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अनसर्टेन है तो लॉस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन अगर हम प्रॉफिट के प्रति अनसर्टेन है कि प्रॉफिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी कि गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लॉसेस को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है साथियों एक्रूअल एंड कैश बेसिस। तो एक्रूअल और कैश बेसिस क्या है इसको समझते हैं। द एक्रूअल कॉन्सेप्ट मेक्स अ डिस्टिंक्शन द रिसिप्ट ऑफ कैश एंड राइट टू रिसीव। अब बड़ा इंपॉर्टेंट साथियों ये पॉइंट है, इसको थोड़ा सा समझिए। दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है रिसीव ऑफ कैश और दूसरा है राइट टू रिसीव। यानी कि अगर हम लेते हैं, एक एग्जांपल दे के बात करते हैं। कोई पर्सन है उसने अपना, कोई सेलर है जिसने कोई गुड्स सेल की और बायर है उसने गुड्स बाई की। तो जो सेलर है
एक तो उसने जिस दिन सेल की उसका राइट हो गया कि वो रिसिप्ट ऑफ कैश उसको होना चाहिए, यानी कि उसका राइट हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि वो कैश तुरंत उसे मिल जाएगा या कुछ पहले मिल चुका है, कुछ बाद में मिलेगा, या फिर कुछ वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, या 60 दिन बाद मिलेगा, ये कोई क्या टाइम है क्रेडिट पे दिया हुआ है। तो रिसीविंग ऑफ कैश, रिसिप्ट ऑफ कैश अलग चीज़ है, राइट टू रिसीव अलग चीज़ है। राइट टू रिसीव तो तब होगा, उसी दिन होगा जब गुड्स ट्रांसफ़र होंगी, और रिसिप्ट ऑफ कैश उससे पहले भी हो सकता है और उसके बाद में भी हो सकता है। एंड द पेमेंट ऑफ कैश एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू पे इट। अब ऐसे ही दूसरी साइड जिसने परचेज किया है, जो परचेज़र है, उसकी तरफ भी उसका लीगल ऑब्लिगेशन टू पे उसी समय हो गया जब उसके पास गुड्स आ गई। और दूसरी चीज़ हो गई पेमेंट ऑफ कैश, यानी कि वो एक तो ये तरीका है कि जैसे ही उसके पास गुड्स आई उसने पेमेंट कर दिया, तब तो पेमेंट ऑफ कैश और लीगल ऑब्लिगेशन टू पे दोनों सेम टाइम हो गए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। लीगल ऑब्लिगेशन तो हुआ तब जब गुड्स आ गई, पेमेंट ऑफ कैश कर रहा है वो 1 महीने के बाद, तो ये उस समय अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। या फिर पेमेंट तो उसने एडवांस कर दिया है और लीगल ऑब्लिगेशन टू पे उसके बाद में हो रहा है, जबकि उसने कैश पेमेंट ऑफ कैश पहले कर दिया है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों ही चीज़ें ये अलग अलग हैं। लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ कैश, राइट टू रिसीव, रिसिप्ट ऑफ कैश और राइट टू रिसीव, तो ये दोनों अलग हैं। ऐसे ही पेमेंट ऑफ कैश एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू पे इट। In actual business operation, the obligation to pay and the actual movement of cash may not coincide। तो ये हमने जैसे कि अभी एग्जांपल में देखा था कि एक्चुअल जो रियल लाइफ सिनेरियो है उसमें हो सकता है कि ये सेम टाइम ना हो। द एक्रुअल रिकग्नाइजिंग दिस डिस्टिंक्शन, तो यही जो डिस्टिंक्शन है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो शायद एक साथ ना हो या हो भी सकती हैं या ना हो। तो इसमें जो डिफरेंस जो आएगा, जो डिस्टिंक्शन है इन दोनों वर्ड्स में, यानी कि रिसिप्ट ऑफ कैश और राइट टू रिसीव, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वही जो है वो कौन रिकग्नाइज करता है इसको? द एक्रुअल रिकग्नाइजेज दिस डिस्टिंक्शन। In connection with the sale of goods, revenue may be received before the right to receive arises or after the right to receive have been created। तो जो हमने अभी डिस्कस किया था साथियों, वही बात है कि जहाँ पे गुड्स सेल की जा रही हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये सेल ऑफ गुड में रेवेन्यू जो है कब रिसीव किया जा सकता है? या तो राइट टू रिसीव अराइज होने के पहले भी रिसीव किया जा सकता है और राइट टू रिसीव क्रिएट होने के बाद में भी रिसीव किया जा सकता है, यानी कि एडवांस में भी पेमेंट आ सकती है, या फिर जब गुड्स दे दी गई उसके बाद में भी पेमेंट आ सकती है। क्रेडिट पे मान लीजिए गुड्स दी गई हैं तो बाद में भी पेमेंट आ सकती है। तो ये साथियों जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे अकाउंटेंसी के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर एक बार में चीज़ें क्लियर ना हो, एक बार, 2 बार, 3 बार आप इस वीडियो को देखिए। आई होप साथियों वीडियो आपको पसंद आया हो और इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ में जो जीआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।